Hi everybody, welcome to PIB Insights by Practice Mock. लीड आर्टिकल फॉर टुडे इज़ ग्रीन कवर इंडेक्स। अब ये क्योंकि नया नया न्यूज़ में है, इसके पहले आपने इसके बारे में कभी रीड नहीं किया होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट टाइम के आरबीआई ग्रेड बी के अगर आप फेज़ 1 को देखो तो जीए में कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज वहाँ पे रिक्वायर्ड थी, वरना आप वैसे वैसे क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाते। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो ऐसा रीड करके लग सकता है कि अगर कोई सपोज़ NHAI इनकी कोई अगर इनिशिएटिव है तो वो शायद ESI के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से रीड करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कुछ भी नया इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है और वो न्यूज़ में आता है, खास करके एग्ज़ाम से 5 to 6 मंथ्स के पहले, ठीक है, सो वो आपको डिटेल में करना ही करना होगा, क्योंकि वहाँ से अगर इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उसको इन डेप्थ उसको रीड करो, ठीक है। तो आज का जो हमारा लीड आर्टिकल है वो फर्स्ट टाइम न्यूज़ में आया है, बहुत इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड पॉलिसी बहुत पहले आ चुकी है 2015 में। उसके फॉलोअप में एक गवर्नमेंट स्कीम भी लॉन्च की गई थी, बट वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, ठीक है। तो उसके बारे में काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई कि ये क्यों वर्क नहीं हो पाया। तो उसमें ये पता चला उनको कि अगर हम बात करें जैसे ग्रीन हाईवेज़ पॉलिसी, ये आई थी 2015 में। इसका पर्पस बस ये था कि हम कैसे हाईवेज़ के अराउंड, क्योंकि अगर आप रोड का नेटवर्क देखो इंडिया में तो वो चाहे नेशनल हाईवेज़ हों, चाहे एक्सप्रेसवेज़ हों या फिर स्टेट हाईवेज़ हों, और जो विलेज लेवल पे रोड्स होती हैं जो कि खास करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंडर जो रोड्स बनाई जाती हैं, तो आप ये टोटल रोड्स का अगर आप नेटवर्क देखो तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एंड इसके दोनों साइड ग्रीन कवर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रोड्स का जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि व्हीकल्स को आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हो जिसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकें, और उससे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। सो अगर व्हीकल्स के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये जितने रोड्स बनाए जाते हैं मोस्टली कहीं ना कहीं के फॉरेस्ट कवर को हटा के ही ये रोड का कंस्ट्रक्शन होता है। सो सपोज हो सकता है कि बहुत सारे रोड्स खेत से होके निकलते हों, तो वो फार्म लैंड मिनिस्ट्री एक्वायर करती है, ठीक है, उसकी एक्विजिशन होती है, उसके बाद फिर वहाँ पे रोड बनाए जाते हैं। तो ये जो ग्रीन कवर हटा, वो चाहे फॉरेस्ट के फॉर्म में हो या फिर वो कोई नॉर्मल सा फार्म लैंड है तो उसके भी अगर फॉर्म में है, तो इन दी एंड हम वहाँ से ग्रीन कवर हटा रहे हैं। सो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए फिर हमें ग्रीन कवर को वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उसके दोनों साइड हमें बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, सो दैट जब व्हीकल्स वहाँ पे चलना स्टार्ट हों एंड उससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है, तो ये जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ये कार्बन सिंक की तरह काम करेंगे। कार्बन सिंक का मतलब क्या हो गया कि जो भी कार्बन एमिशन उस एरिया में हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज़, प्लांट्स या फिर जितने भी ऐसे आपको ग्रीन ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी ग्रीनरी है तो वो एरिया बहुत अच्छा कार्बन रिजर्व या सिंक की तरह काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उससे उनका फूड बनता है और बदले में वो O2 को एमिट करते हैं। सो ये था रीज़न कि 2015 में ग्रीन हाईवेज़ पॉलिसी लॉन्च की गई थी, और इसके फॉलोअप में एक स्कीम भी लॉन्च की गई। उसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वापस हम आएंगे ग्रीन कवर इंडेक्स पे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और जो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, ठीक है। ओके, सो हम बात कर रहे थे अभी ग्रीन हाईवेज़ पॉलिसी की। इसके फॉलोअप में लॉन्च किया गया नेशनल ग्रीन हाईवेज़ मिशन। और अगर आप इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखो, वैसे आपको पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो बहुत ही क्वालिटेटिव वे में देखें, किसी भी पॉलिसी का जो पर्पस होता है वो एक बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम को एड्रेस करने का होता है। इस केस में अगर हम ग्रीन हाईवेज़ पॉलिसी को देखें तो इसका जो प्राइमरी पर्पस था वो ये था कि जो एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है ड्यू टू राइजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, और रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, एंड उसी फिर रेशियो में ग्रीन कवर को भी हटाया गया है।
ठीक है, तो इससे फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही रीज़न है कि शहरों में जहाँ पे ग्रीन कवर बहुत कम होता है रूरल एरियाज़ के मुकाबले, और वहाँ पे रोड के नेटवर्क्स भी वो बहुत ज़्यादा रॉबस्ट होते हैं। तो ऐसे एरिया में जहाँ ग्रीन कवर कम है और रोड ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पॉल्यूशन का लेवल बाकी जगह के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस पॉलिसी का पर्पस ये था कि हम कैसे एयर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट को कम करें बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स। तो ये इसकी प्राइमरी पर्पस थी। अब इस पर्पस को ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बनाने के लिए कुछ कुछ इसमें फीचर्स ऐड किए गए जिसको कि फॉलो करना था गवर्नमेंट को, और ख़ास करके जो एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन इसके पोल पोजीशन में थी, दैट इज NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज के अंडर आता है। ठीक है, तो इनका एम ये था इसके थ्रू कि हम कैसे इको फ्रेंडली नेशनल हाईवेज बनाएं ताकि वहाँ पे ग्रीन कवर भी ये इंश्योर किया जा सके कि उसके दोनों साइड, रोड के दोनों साइड ग्रीन कवर वो अच्छे से बनाया जा सके। इसमें जिन फैक्ट्स पे आपको ध्यान देना है वो ये कि जो भी रोड सैंक्शन होता है, जैसे जब भी आप किसी हाईवे की बात करोगे तो वो किसी प्लेस ए को प्लेस बी से कनेक्ट करता है। ये भी हो सकता है कि उसे बहुत सारे पार्ट्स में बनाया जाए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द हाईवे या फिर वो कौन सा प्लेस है, जितना भी कॉस्ट आना है किसी भी प्रोजेक्ट में जो कि NHAI अंडरटेक करती है, उसका जो टोटल कॉस्ट होगा उस कॉस्ट का एटलीस्ट 1% वो नेशनल ये ग्रीन हाईवेज पॉलिसी के आने के बाद उसमें ये बात रखी गई कि जो टोटल कॉस्ट आएगा उसका 1% एटलीस्ट ये बचा के रखना है किसके लिए, जो हाईवेज बनने हैं उसको ग्रीन करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए ये 1% उसमें लगाया जाएगा। अच्छा, जिस समय ये लॉन्च हुआ था तो उस समय ये फिगर था अप्रॉक्स 1000 करोड़ पर ईयर। ऑब्वियसली अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। सो ये अमाउंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज़ 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑल हाईवेज, जो भी अभी सैंक्शन हो गए हैं या फिर होने वाले हैं इस पॉलिसी के आने के बाद, तो उनके टोटल कॉस्ट का 1% जाएगा उस हाईवे के ट्रेंच को ग्रीन करने में। ठीक है, तो ये अमाउंट जो यहाँ पे 1000 करोड़ आपको दिख रहा है ये वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि उस फिस्कल ईयर में कितने अमाउंट के रोड्स सैंक्शन हुए हैं, उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। बट 2015 में ये जो अमाउंट थी ये थी 1000 करोड़, अभी ये ज़्यादा है उससे। ओके, तो अब ये मॉनिटर करना कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए या फिर किसी हाईवेज़ के अराउंड ग्रीन कवर उतना नहीं है, तो आप ऐसे सोच के देखो कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है कि वो हर हाईवे पे जाके देखे और दोनों साइड ऑब्जर्व करे कि वहाँ पे सफिशेंट अमाउंट में ग्रीन कवर है या नहीं है। सो इसके लिए मैनुअली ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हेल्प ली गई इसरो की। पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन्ड है कि इसरो के हेल्प से ग्रीन कवर को मॉनिटर किया जाएगा और वहाँ पे देखा जाएगा कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ग्रीन कवर या तो बिल्कुल नहीं है या फिर है भी तो बहुत कम है। तो ये चीज़ होगी कैसे? तो जो इसरो का सैटेलाइट सिस्टम है उसके थ्रू इमेजेस के हेल्प से ये डिटरमाइन किया जाएगा कि किस एरिया में इंटरवीन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड एक फैक्ट अभी हम आज के टॉपिक में देखेंगे, लेकिन आप इसरो का नाम यहाँ पे याद रखना कि उनके जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसको यूज़ करके NHAI डिटरमाइन करने का ट्राई करेगी कि किस एरिया में ग्रीन कवर बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है और जहाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जहाँ पे ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए मेजर्स लिए गए हों तो वो चीज़ वहाँ पे सस्टेन्ड है या नहीं है। जैसे एक बार अगर मान लो कि कुछ एक्टिविटी होती है, प्लांटेशन ड्राइव अगर वहाँ पे की जा रही है, तो उसके कुछ टाइम के बाद 2 महीने 3 महीने या साल भर के बाद उसको फिर मॉनिटर भी करना होगा कि जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं है। तो इसके लिए भी फिर इसरो के सैटेलाइट सिस्टम का यूज़ होगा कि जहाँ पे ये काम पहले हो चुका है तो अब मॉनिटर करना, देखना कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पे अभी भी वो जो ग्रीन कवर लगाया गया था वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है। अब जिस फंड की हम बात कर रहे हैं कि 1% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो जाएगा ग्रीन करने में, ग्रीन कवर को वहाँ पे ऐड करने में।
तो ये जो टोटल फंड है इसको मैनेज करने का काम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में आप देखोगे कि वहाँ पे कोई फंड मैनेजर होता है। जैसे कि एक है जिसको हम बोलते हैं पीएम स्वामी फंड। इसके ऊपर किसी रेगुलेटरी एग्जाम में या तो आरबीआई में हो सकता है या फिर नाबार्ड में हो सकता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है और वो इसी साल आया है कि पीएम स्वामी फंड का फंड मैनेजर कौन है। तो एसबीआई कैप करके एक एसबीआई की सब्सिडियरी है, उनको इसका फंड मैनेजर बनाया गया है। लाइकवाइज एलआईसी ये भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स की फंड मैनेजर है। तो फंड मैनेजर का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे भी जाते हैं बार बार। और इस स्कीम में अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे ये नाम याद रखना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट फ्रेम हुआ, ठीक है, वहाँ पे एनएचएआई का नाम हटा के अगर मान लो एलआईसी दे दे या फिर कुछ भी दे सकते हैं इसके अलावा, ठीक है, हो सकता है एसबीआई कैप ही हो जाए या फिर कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम दे दे, तो आप बहुत आसानी से वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कोई नॉन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी स्कीम का फंड मैनेजर हो ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए भी आपको ये नाम याद रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसको आप नोट्स में हाईलाइट करना कि इस फंड का केयर टेकर या फिर फंड मैनेजर वो है एनएचएआई। ओके, अब जो हम बात कर रहे हैं कि ये ग्रीन कवर को ऐड करने में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएचएआई ही यहाँ पे एक्टिविटीज़ करती है, यहाँ पे हेल्प ली जाती है सिविक सोसाइटीज़ की भी, ठीक है। यहाँ पे एनजीओज़ भी होंगे जिनके हेल्प से प्लांटेशन ड्राइव्स को अंडरटेक किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। वो हो सकते हैं कि एनजीओज़ के हों या फिर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज़ के हों, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे, अच्छा ये भी हो सकता है कि सीएसआर एक्टिविटीज़ के थ्रू इसमें प्लांटेशन ड्राइव्स चले। तो यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड फैक्ट नहीं है और कोई ऐसी हार्ड लिमिटेशन नहीं है कि इसी पार्टिकुलर कैटेगरी के इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे किसी की भी हेल्प ली जा सकती है, बट उसके लिए एनएचएआई टाइम टू टाइम वहाँ पे पीआर के फॉर्म में इनवाइट करती है लोगों को कि आप आके हमारे प्लांटेशन ड्राइव में हेल्प कर सकते हो, वो चाहे फिनेंशियली हो चाहे मैन पावर के थ्रू हो। एंड जब भी ये चीज़ें होती हैं तो जिस एरिया में ग्रीन कवर ऐड किया जाना है, जहाँ पे प्लांटेशन होनी है, तो उसके आसपास के खास करके रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ के लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, क्योंकि भले ही एनजीओज़ वहाँ पे आए, भले ही कोई प्राइवेट कंपनी आए जिनका काम है कि उसको फंड करना या उसके लिए मैन पावर प्रोवाइड करना, बट जो एक्चुअली में वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उनको फिर पे भी किया जाता है, तो इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होती है। ओके, तो ये रहा पॉलिसी के कुछ सैलिएंट फीचर्स। तो आप इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो हमारा आर्टिकल है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, सो 2015 में पॉलिसी आई, उसके बाद नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन को लॉन्च किया गया। मिशन के रिजल्ट्स उतने ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं थे और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कोई ऐसा टूल जिससे कि मेजर किया जा सके कि इस स्कीम के थ्रू, इस मिशन के थ्रू बेसिकली कितना ग्रीन कवर ऐड हुआ है और जो ऐड हुआ है वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है भी या नहीं। तो इसके लिए, इसके मॉनिटरिंग के लिए और ये सब कुछ मेजर करने के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो इनके पास पहले नहीं था। उसीलिए अभी ग्रीन कवर इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। और लॉन्च करने का मतलब है कि ये अभी इसके रिजल्ट्स, मतलब जब कोई भी रिपोर्ट पब्लिश होती है एंड इस रिपोर्ट के थ्रू ये बताया जाएगा कि किस स्टेट में ग्रीन कवर कितना है, एंड जहाँ पे ग्रीन कवर ऐड किए गए थे तो उस पार्टिकुलर स्टेट ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया एंड वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, बट अभी ये न्यूज़ में बस इसलिए है कि एनएचएआई ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ने, उन्होंने इसरो के एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका भी आपको नाम याद रखना है, इसको आप हाईलाइट करना, पूछा जा सकता है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, आपको याद होगा कि जब पॉलिसी के बारे में हम रीड कर रहे थे तो वहाँ पे ये था कि इसरो के जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उनको यूज़ करके देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि ग्रीन कवर की करेंट सिचुएशन क्या है अलॉन्ग एनी हाईवे। सो इसके लिए अभी के न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो एक प्लान डिवाइस करें सो दैट
इसके ऊपर कोई रिपोर्ट बनाई जा सके। सो अभी ये बहुत ही हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल फेज़ में है। किस बेसिस पे इस रिपोर्ट में स्कोर्स असाइन होंगे, पैरामीटर्स क्या क्या हैं, और जब फाइनल जो रिज़ल्ट का फॉर्म होगा या शेप होगा उसका, तो वो किस वे में होने वाला है, तो ये सब कुछ अभी डिसाइड होना है। और ये काम होगा किसका? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का। तो अब आपको नोट्स में इंक्लूड ये करना है कि ग्रीन कवर इंडेक्स को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किस बेसिस पे ये इंडेक्स प्रिपेयर होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को। एंड ये इसरो की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डॉटर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद इनको 3 इयर्स में ये काम कंप्लीट करना है। हो सकता है उसके बहुत पहले हो जाए, बट ये जो MOU साइन हुआ है तो वो 3 साल के लिए हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब ये MOU एक्सपायर होता है एंड उसके बाद अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज़ को या फिर NHAI को इस इंडेक्स में कोई चेंजेस चाहिए होंगे, तो हो सकता है कि वापस से NRSC को हायर किया जाए या फिर किसी दूसरे एजेंसी की भी हेल्प ली जा सकती है। सो अभी जो नोन यहाँ पे फैक्ट्स हैं, क्योंकि आर्टिकल में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, वो इसलिए भी क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट इसका रेडी होगा। अभी जो हमें पता है वो ये पता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है वो ये कि हर 1 किलोमीटर लेंथ के लिए असेसमेंट वहाँ पे होगी इस इंडेक्स में, कि पर 1 किलोमीटर ग्रीन कवर की डेंसिटी कितनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वो मिनिमम यूनिट जिसके अगेंस्ट किसी भी एरिया को जज किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रीन कवर, तो वो लेंथ है 1 किलोमीटर। अच्छा, एरिया नहीं है, लेंथ है वो, कि हाईवे की जो लेंथ है तो पर 1 किलोमीटर देखा जाएगा कि वहाँ पे ग्रीन कवर कितना है। सो ये आपको याद रखना है, और ये अभी नोन फैक्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अच्छा, इसमें जो बाकी के इन्फॉर्मेशन है वो उतने काम की नहीं है, वो बस समझने के लिए है कि आप इसको रीड करके देखो कि ये इंडेक्स बेसिकली है क्या। ग्रीन हाईवेज पॉलिसी के बारे में हमने रीड कर लिया है पहले ही, कि ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाए, और उसके साथ साथ जो नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन है उसको भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए इस टाइप की इंडेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक लूप होल्स का आइडिया नहीं लगता है, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इस मिशन के या फिर जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, सो उससे रिलेटेड क्या क्या इशूज़ हैं, जब तक वो गैप्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे तब तक किसी भी स्कीम को बहुत ही इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, बाकी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होगा डिस्कस करने को। इसके अलावा ग्रीन कवर इंडेक्स के अलावा और भी कुछ आर्टिकल्स थे आज के यस्टरडे PIB में, तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेंगे एक बार। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेगा, लिंक्स आपको लास्ट में मिलेगी PDF के, तो आप क्लिक करके वहाँ पे उसको एक बार रीड कर लो और वापस से क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा कि वो आपको रीड करना है अलग से, सो दैट आपकी वहाँ पे आपकी नोट मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट हो पाए। आज जो हमने अभी देखा है, रीड किया है, उस पर बेस्ड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। एक ये फैक्ट हो सकता है कि आपको नहीं आता हो, तो ये मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कितने इसमें से करेक्ट हैं। सबसे पहला है द टास्क टू डेवलप दिस इंडेक्स लाइज विद NHAI। सेकेंड है द NRSC विल प्रोवाइड द हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी फॉर प्रिपेयरिंग द इंडेक्स। फिर है NRSC इज हेडक्वार्टर्ड एट बेंगलुरु। एंड लास्ट में है ग्रीन कवर वुड बी एस्टिमेटेड फॉर एवरी 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। तो आपको इसमें से बताना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रुक जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करो और इसमें से देखो कितने इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, सो जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस इंडेक्स को डेवलप करने का काम वो दिया गया है NRSC को, ठीक है, ना कि NHAI। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड है यहाँ पे कि NRSC विल प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी फॉर प्रिपेयरिंग द इंडेक्स, तो ये सही है। ओके, नेक्स्ट है NRSC इज हेडक्वार्टर्ड एट बेंगलुरु। ये गलत है बिकॉज इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली में हैदराबाद में है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब
ग्रीन कवर वुड बी एस्टिमेटेड फॉर एवरी 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। अब इस स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट रीड करके आपको लग सकता है ऐसा कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमने बात की थी 1 किलोमीटर लेंथ की, बट ये गलत इसलिए है कि स्टेट हाईवेज का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं आता। मतलब स्टेट हाईवेज के ऊपर ये इंडेक्स है ही नहीं। इस इंडेक्स का पूरा काम वो नेशनल हाईवेज के अराउंड लाई करता है। ठीक है, तो स्टेट हाईवेज यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो टोटल जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं तो कितने करेक्ट होंगे? यहाँ पे सिर्फ बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ओनली 1। ठीक है, अगर आप इसको देखो नेशनल एंड स्टेट हाईवेज को, तो इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, लेकिन सेकेंड पार्ट में इशू है कि स्टेट हाईवेज यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर 2 है, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए भी क्योंकि अभी COP की मीटिंग हुई है, COP 28। सो ये न्यूज़ में तो था ही, एंड इसके साथ साथ एक तो पहले ये आपके ESI का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़ होते हैं वो हमें रीड करना है फेज़ 2 के लिए भी, और फेज़ 1 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि GA में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको रीड करना है अच्छे से, और इसमें क्या क्या रीड करना है, तो एक तो पहले COPs के बारे में आप रीड करना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये UNFCCC की एनुअल मीटिंग होती है जिसमें हर मेंबर कंट्री को पार्टिसिपेट करना होता है और उनको बताना होता है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के स्पीड को रिवर्स करने के लिए या फिर उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं तो उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या मेजर्स उन्होंने लिए हैं, एंड जो मेजर्स उन्होंने पहले ले रखे थे उसमें अभी तक कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो ये सब वहाँ पे इन्फॉर्म करना होता है। और उसके साथ साथ हो सकता है कि कोई कंट्री कुछ नई अपनी पॉलिसी या मिशन ये भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे। जैसे कि इंडिया ने 2 साल पहले मिशन लाइफ, जिसके बारे में हम रीड कर चुके हैं बहुत बड़ी, तो मिशन लाइफ को इंट्रोड्यूस किया था हमने COP के मीटिंग के टाइम पे ही। ठीक है, जो ग्लासगो में हुआ था, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने मिशन लाइफ को इंट्रोड्यूस किया था। सो COP के बारे में आपको स्टैटिक फैक्ट्स देखने हैं कि UNFCCC क्या है, इसका मैंडेट क्या होता है, सबसे पहली COP मीटिंग कहाँ हुई थी। जितनी COP मीटिंग्स हो चुकी हैं तो हर मीटिंग के बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना, लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि COP 15 जो कि पेरिस में हुआ था। सो पेरिस की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको रीड करना होगा। उसी मीटिंग के टाइम पे एक नया टर्म निकल के आया जिसको हम बोलते हैं NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो NDC का मतलब ये हो गया कि हर कंट्री को प्लेज करना होता है, उन्हें बताना होता है पॉइंट वाइज कि हम किस किस पैरामीटर पे हम क्या अचीव करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स, ऐसे करके। तो इंडिया ने भी NDC के फ्रेमवर्क के अंडर कुछ प्लेजेस लिए हैं। अब वो प्लेजेस क्या क्या हैं वो आपको रीड करना है, एंड वो आपको याद होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे भी GA का कंपोनेंट है वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। और NDC के ऊपर यहाँ पे कुछ आप देखोगे क्वेश्चन में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इसके जो NDC से रिलेटेड है, तो NDC के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद जितने गवर्नमेंट स्कीम्स हैं क्लाइमेट चेंज या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसकी भी आपको लिस्ट बनानी है। अब आप में से जिन लोगों के पास हमारा कोर्स होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि जो हमारे स्टैटिक चैप्टर्स होते हैं उसके एंड में एक लिस्ट बताई जाती है कि इतने स्कीम्स हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो जैसे जैसे न्यूज़ में स्कीम्स आते रहते हैं वैसे वैसे आपको उसके ऊपर डिटेल नोट्स बनानी है, एंड अगर कुछ न्यूज़ में नहीं आता है तो आपको उसके बारे में बस एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए उसका, ताकि आप उसे मेंशन कर पाओ। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्वेश्चन आता है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ पे यूज़ कर पाओ कि गवर्नमेंट इस पार्टिकुलर एरिया में क्या कर रही है। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको याद आ रहे हैं वो आप नोट करो, नेट पे सर्च करके देखो कि और कितने स्कीम्स हैं। तो एक लिस्ट आपके पास एटलीस्ट अभी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही आपको सारे स्कीम्स डिटेल में पढ़ने हैं, वो ऐसे भी टाइम टू टाइम कवर होता रहेगा, लेकिन वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एंड मैं उन स्कीम्स की बात कर रहा हूँ जो कि अभी भी फंक्शनल है। हो सकता है बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हों जिसको कि 20-25 ईयर्स पहले लॉन्च किया गया हो एंड बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो वैसे स्कीम्स की अगर आप लिस्ट रख रहे हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा काम की नहीं है।
वैसे स्कीम्स जो कि फंक्शनल हैं अभी भी, तो उसकी आपको लिस्ट बना के रखनी है। ओके, तो अब आप क्वेश्चन देख लो एक बार, ऐसे ऐसे करके 4 क्वेश्चन हैं टोटल। इसके अलावा जो आज की हमारी लीड आर्टिकल थी उसके क्वेश्चन के अलावा 4 क्वेश्चन और हैं। तो वहाँ पे मैंने जैसे आपको इसमें बता दिया कि ये सब रीड करना है, तो उसी तरह बाकी के क्वेश्चंस में भी बहुत कुछ होगा जिसको आप स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है पीएसएल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको रीड करना है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रेमवर्क के अंडर कितने टाइप के इंडस्ट्रीज़ या फिर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, किस टाइप के बैंक को अपने टोटल जो उनकी लेंडिंग अमाउंट होती है टोटल, उसका कितना परसेंटेज पीएसएल फ्रेमवर्क के अंडर उनको लेंड करना होता है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो पीएसएल के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखा है उद्यम पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू ब्रिंग इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज टू दी फॉर्मल एम्बिट। तो सबसे पहले जो आपको करना है कि आपको एमएसएमई की डेफिनेशन देखनी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी आपको डेफिनेशन देखनी है। ध्यान रखना कि जो आर्टिकल आप रीड कर रहे हो वो अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि पहले के आर्टिकल्स में हो सकता है डेफिनेशन कुछ और हो। और डेफिनेशन से यहाँ पे मतलब है कि 2 पैरामीटर पे देखा जाता है कि कोई कंपनी माइक्रो है या फिर स्मॉल है या फिर मीडियम है या फिर लार्ज है। एक तो होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, मतलब जिस अमाउंट के साथ वो कंपनी ओपन की गई है वो अमाउंट कितनी है, और दूसरा कि उस कंपनी का टर्नओवर कितना है। तो ये 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो माइक्रो है, वो एंटरप्राइज माइक्रो है या फिर स्मॉल है या फिर मीडियम है। अब इसकी डेफिनेशन बहुत पहले कुछ और हुआ करती थी, 2020 में इसको रिवाइज किया गया। तो 2020 के रिवीजन के बाद की जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है। तो जो भी आर्टिकल आप रीड करो उसमें देखना कि ये करेक्ट वहाँ पे दे रखा है या नहीं। जब हमारी पीआईबी सूत्रा रिलीज होगी तो ये स्टैटिक फैक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार नेट पे ऐसे ही सर्च करके एक बार देखो, क्योंकि खुद से आप एफर्ट डालते हो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो इसको आप एक बार देख लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उद्यम पोर्टल। तो उद्यम पोर्टल क्या है इसके बारे में भी आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से। उद्यम पोर्टल के साथ साथ उद्यम असिस्ट भी है, उद्यम असिस्ट। अब ये दोनों पोर्टल किसके अंडर आते हैं, मतलब किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको थोड़ा सा रीड करना रहेगा। तो ये सब आप रीड करो। अच्छा, उसके बाद लिखा है अंडर द PMEGP स्कीम। तो ये एक अलग गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो भी है क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना ये सारे आर्टिकल्स रीड करने के बाद। लेकिन आपको यहाँ पे फिर नोट करना है कि अगर आपने PMEGP के बारे में पहले नहीं पढ़ा है तो ये भी आपको रीड करना है। और इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ MSME, क्योंकि ये आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ MSME के बारे में ही है। पूरे साल भर उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं इसके बारे में। तो इस आर्टिकल में आपको बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और भी मिलेंगे। मैंने बस उन्हीं को नोट किया है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। मतलब वैसे टर्म्स या फिर फ्रेमवर्क्स या फिर स्कीम जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे मैंने लिखा है। आर्टिकल रीड करोगे तो आपको बहुत कुछ और भी दिखेगा, तो वो सब के बारे में भी आपको रीड करना है। लाइकवाइज एक आर्टिकल है अर्बन स्क्वायर के बारे में। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है, पर्पस क्या है इसका, और इसके लिंकेजेस कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम से हैं ये आपको देखना है। तो आर्टिकल को रीड करके ये सारी बातें वहाँ पे आपको पता चल जाएगी, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन्ड है। लास्ट क्वेश्चन है स्मार्ट 2.0 के बारे में। तो स्मार्ट 2.0 ये रिलेटेड है हेल्थ केयर से, और उसमें भी अगर हम बात करें तो जो हमारी ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है उससे रिलेटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। तो आप इसको एक बार देख लेना क्या है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो आज के कल के पीआईबी में ये आर्टिकल्स आपको दिखे होंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट पहले आप आर्टिकल रीड कर लेना। अगर हम बात करें ग्रीन कवर इंडेक्स की, उसके ऊपर जो भी नोन फैक्ट्स हैं वो सारा डिस्कस हो चुका है। तो उसके लिए आपको कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना बताया गया है बस आप उसी को नोट कर दो, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।